हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की पहली कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है गॉड मेड द कंट्री, अर्थात भगवान ने गांव बनाए। आपको याद है हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट द पोएट, यानी कवि के बारे में। ये कि उनका नाम विलियम काउपर था एवं वे ग्रामीण सौंदर्य पर कविता लिखते थे। फिर हमने कविता के बारे में पढ़ा, यह कि वो ब्लैंक वर्स और पेंटामीटर यानी 10 शब्दांशों का प्रयोग कर लिखी गई है। हमने कविता का पहला खंड पढ़ा जहाँ कवि ने कहा सेहत और सदाचार जैसे गुण खेत खलिहानों और हरियाली में पाते हैं वे। इन गुणों के विषय में कवि ने यह भी कहा कि ये कड़वी दवाई रूपी चुनौतियों को मीठा बना देती है। उसके बाद कवि ने शहरी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी दुनिया बनावटी है एवं उनकी दुष्ट बुद्धि कुदरत को भ्रष्ट नहीं कर सकती। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन 12 से लाइन 16 में कवि क्या कहते हैं एवं लाइन 16 से लाइन 20 में कवि क्या कह रहे हैं। आखिर में हम कविता का सारांश पढ़ेंगे। लाइन 12 to 16, पंक्ति 12 से 16। Our groves were planted to console at noon। बच्चों, groves पेड़ों के समूह को कहते हैं एवं कंसोल दिलासा देने को। The pensive wanderer in their shades। pensive wanderer अर्थात चिंताग्रस्त मुसाफिर। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, हमारे ये पेड़ बोए गए थे दोपहर में चिंताग्रस्त मुसाफिर को अपनी छांव में दिलासा देने के लिए। यानी जब कोई राही दोपहर की सुलगती धूप में थक जाए, उसे इन वृक्षों की छांव में बैठकर ही चैन आता है। एट ईव यानी शाम के समय, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली। मून बीम अर्थात चांद की किरणें। In between the sleeping leaves is all the light they wish। अर्थात सोए हुए पत्तों के बीच में से आने वाली हल्की हल्की चंद्रमा की रोशनी से अधिक कोई रोशनी उन्हें नहीं चाहिए। किसे नहीं चाहिए? थके हुए राही को। Birds warbling all the music। warbling का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाहट। यह वाक्य कहना चाहता है कि थके हुए मुसाफिर को चांद की किरणों से अधिक कोई रोशनी नहीं चाहिए एवं चिड़ियों के चहचहाने से अधिक कोई गीत नहीं चाहिए। अब बात करते हैं लाइन 16 टू लाइन 20 यानी लाइन 16 से लेके लाइन 20 के बारे में। We can spare the splendor of your lamps। मतलब हमें तुम्हारे दीपों के वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लैंप यानी दीपक का इस्तेमाल शहरी इलाकों के उन लाइटों के लिए किया गया है जो रात को रोशनी देने के लिए सड़कों पे लगाए जाते हैं। We can spare the splendor of your lamps, they but eclipse our softer satellite। Eclipse का अर्थ होता है ग्रहण लगना एवं सैटेलाइट का अर्थ होता है उपग्रह। अब पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? जी हाँ, चांद। तो लेखक कह रहे हैं हमें तुम्हारी यानी शहरी लोगों की लाइटों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे ऐसा काम करते हैं कि हमारे कोमल उपग्रह को मानो ग्रहण लग जाता है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि शहर की रातों में चंद्रमा की खूबसूरत रोशनी नहीं दिखती, क्योंकि वे शहर की लाइटों से छिप जाती है। Your songs confound our more harmonious notes। बच्चों, harmonious का अर्थ होता है धुन में एवं confound का अर्थ होता है उलझाना। लेखक शहरी संगीत के विषय में कहते हैं कि तुम्हारी जोर शोर की संगीत हमारे अधिक सुरीले गीतों के धुन को उलझा देती है। यहाँ लेखक कौन से गीतों को अधिक सुरीला बताते हैं? पक्षियों के चहचहाने को वो बेहतर बता रहे हैं। The thrush departs scared and the offended nightingale is mute।
यहाँ स्कैर्ड और द को इस प्रकार लिखा गया है छंद, यानी पेंटामीटर को बरकरार रखने के लिए। थ्रश और नाइटिंगेल दोनों पक्षियां हैं जिनकी बहुत मीठी आवाज होती है। तो यहाँ कवि का कहना है कि शहरी संगीत पक्षियों की आवाज में उलझ जाते हैं एवं थ्रश डर के उड़ जाता है और नाइटिंगेल अपमानित होकर चुप हो जाता है। ऑफेंडेड का मतलब अपमान। अब हम एक बार इस पूरे पाठ का सारांश यानी समरी दोहराएंगे। इस कविता में कवि ने गांव और शहर की तुलना की है। वे कहते हैं सेहत एवं सदाचार जैसे गुण खेत खलिहानों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। फिर वे शहरी लोगों को संबोधित करते हैं यू बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स, यानी रथों और पालकियों पर चलने वालों कहकर। वे शहर के निवासियों को कहते हैं यू नो नो फटीग बट दैट ऑफ आइडलनेस, अर्थात तुम अपनी आलस को छोड़ कोई थकान नहीं जानते। एंड टेस्ट नो सीन्स बट दैट विच आर्ट कंट्राइव्स, यानी चित्रकारी की आविष्कार की गई दुनिया को छोड़ तुमने कोई सुंदर परिदृश्य नहीं देखा। फिर वे कहते हैं तुम अब भी प्रकृति के मालिक नहीं हो और वहां तुम्हारी दुष्ट बुद्धि कुछ भ्रष्ट नहीं कर सकती। इसके बाद कवि एक चिंताग्रस्त मुसाफिर यानी पेंसिव वॉन्डरर की बात करते हैं जिसे भरी दोपहर की धूप में पेड़ों तले छांव मिलती है और वहाँ राही आश्रय पाता है। उसे सॉफ्ट मून बीम्स यानी कोमल चांदनी और बर्ड्स वॉर्बलिंग यानी चहचहाती चिड़ियाँ आनंद देती है। इसके बाद कवि शहरी लोगों से कहते हैं कि हमें तुम्हारी लैंप्स यानी लाइटों की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर दे बट इक्लिप्स आवर सॉफ्ट सैटेलाइट, यानी वो पक्षियों के गीतों को बर्बाद कर देती है एवं थ्रश और नाइटिंगेल जैसे पक्षी डर के उड़ जाते हैं। और तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? लाइन 12 से लाइन 16, जिसमें कवि थके मुसाफिर की बात करते हैं जिसे पेड़ों तले छांव मिलती है, चंद्रमा से रोशनी मिलती है और पक्षियों के गीत सुनने का आनंद मिलता है। फिर हमने पढ़ा लाइन 16 से लाइन 20, जहां वे शहरी लाइटों पर शिकायत करते हैं कि वे चांद की रोशनी को छिपा देते हैं एवं शहरी संगीत के विषय में कहते हैं कि वो पंछियों को डरा देती हैं और अपमानित करती हैं। फिर हमने कविता के सारांश को शुरुआत से अंत तक एक बार दोहराया। बच्चों, घर जाके अपनी टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 से पहली कविता गॉड मेड द कंट्री एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभ्यास हो जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।